धातु और अधातु क्या होती हैं? व्हाट आर मेटल्स एंड व्हाट आर नॉन मेटल्स? धातुओं को मेटल्स बोलते हैं और अधातुओं को नॉन मेटल्स बोलते हैं। तो अपन ये चर्चा कर रहे हैं, इसी के बारे में जान लेते हैं कि क्या होती हैं धातुएं और क्या होती हैं अधातुएं। मेटल्स क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं और इनके उपयोग क्या हैं। तो अपन ये जानते हैं कि धातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन दान करती हैं। इलेक्ट्रॉन माने माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन दान करने वाले तत्व जो हैं वो मेटल्स हैं। क्या हैं? मेटल्स। अब अपन ये जानते हैं इलेक्ट्रॉन दान किस प्रकार से करते हैं। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, उसमें कुल मिला के 118 तत्व हैं। एलिमेंट की संख्या उसमें 118 है। 118 एलिमेंट्स में से कुछ मेटल्स में आते हैं, कुछ नॉन मेटल्स में आते हैं। अब इनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि कुछ मेटल्स में आते हैं तो क्यों आते हैं, नॉन मेटल्स में आते हैं तो क्यों आते हैं। तो मेटल्स वे होते हैं, माने धातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन दान करती हैं। इलेक्ट्रॉन दान करने वाले तत्वों को मेटल्स या धातु कहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन दान करने के बाद प्लस बनाती। ये बात स्मरण रखनी है कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन दान करते हैं वो प्लस बनाते हैं और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो माइनस बनाते हैं। ठीक इस प्रकार से थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, किस प्रकार से कोई तत्व इलेक्ट्रॉन दान करता है, किस प्रकार से कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इसके लिए अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, थोड़ा इसके लिए चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? संयोजकता बंध सिद्धांत किसे कहते हैं? तो अपन ये बात करेंगे कि जो तत्व हैं, तत्व की परिभाषा है कि एक समान परमाणुओं से जिनका निर्माण होता है उन्हें हम तत्व कहते हैं। परमाणु क्या है? परमाणु किसी भी तत्व का सूक्ष्म कण है। तत्व का कहें या पदार्थ का कहें। पदार्थ क्या है? पदार्थ वह अवस्था है किसी, माने पदार्थ ऐसा सब्सटेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। व्हाट इज सब्सटेंस? पदार्थ वह होता है जिसका कोई अस्तित्व है। अस्तित्व अर्थात जो जगह घेरता है, जगह घेरता है, जिसका कोई भार है या द्रव्यमान कहें, जो जगह घेरता है, जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पहचान सकते हैं और जिसे हम अपनी आंखों के द्वारा देख सकते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का सूक्ष्म कण होता है परमाणु। इतना सूक्ष्म होता है कि नग्न आंखों से इसको देखना असंभव है। कुल मिला के परमाणु किसी भी पदार्थ की अवस्था है। कौन सी? सबसे सूक्ष्म अवस्था। अति सूक्ष्म अवस्था को ही परमाणु कहते हैं। परमाणु किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्म कण होता है जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है, जिसका और अधिक विभाजन हम नहीं कर सकते हैं। तो परमाणु के बारे में अपन ये चर्चा करेंगे। व्हाट इज एटम? अपन ये जान लेते हैं कि परमाणु क्या है, तब अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे आते हैं। परमाणु इतना तो क्लियर है कि सबसे सूक्ष्म अवस्था है जिसे और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है, किंतु ये बात क्लियर है
कि पदार्थ जो होता है उसके निर्माण में परमाणु सहायक है। If there is no any atom, then substance will not be made. यदि परमाणु न रहें तो पदार्थ बन ही नहीं सकते, अर्थात पदार्थ के निर्माण में परमाणु का अस्तित्व होता है। कुल मिला के ये बात अपन को समझ लेनी है कि किसी भी पदार्थ के निर्माण में परमाणु का अस्तित्व है। परमाणु भले नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन होता जरूर है। परमाणु को हम देख नहीं सकते, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही इसे देखा जा सकता है, किंतु होता जरूर है और पदार्थ के निर्माण में सहायक भी होता है। जिस प्रकार से एक एक बूंदी का कण आवश्यक होता है लड्डू बनाने के लिए, ठीक उसी प्रकार से एक एक परमाणु आवश्यक है पदार्थ बनाने के लिए। और जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु बनता है। अणु, व्हाट इज मॉलिक्यूल? अणु को मॉलिक्यूल बोलते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है। और एक समान परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो तत्व बनते हैं। तत्व अपन ये जानते हैं कि परमाणु को अगर जूम करके देखा जाए तो क्या होता है, क्योंकि अपन को बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे आना है, उसके बाद अपन को धातु और अधातु के उपयोग भी बताने हैं। तो कुल मिला के इनकी परिभाषाएं तो स्पष्ट कर दें पहले। तो परमाणु जो है उसके बीच में एक केंद्र पाया जाता है। अगर जूम करके देखा जाए, वैसे तो इतना सूक्ष्म भी नहीं होता परमाणु, इससे भी बहुत, मतलब कुल मिला के उसे आंखों से देखना ही असंभव है। अगर जूम करके देखा जाए तो परमाणु किसी भी तत्व का होता है वो अंदर से खोखला होता है। किसी भी तत्व का परमाणु अंदर से खोखला होता है, अधिकांश भाग उसका खोखला होता है और बीच में एक केंद्र पाया जाता है जिसे उसका नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। नाभिक पर दो कण पाए जाते हैं, एक न्यूट्रॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन, और दूसरा प्रोटॉन। ये बात क्लियर है। न्यूट्रॉन को स्मॉल n से दर्शाते हैं और प्रोटॉन को स्मॉल p से। अब अच्छा, ये एक बात और क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पे न्यूट्रॉन को कैपिटल N क्यों नहीं कहा, क्योंकि कैपिटल N इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन। यहाँ पे प्रोटॉन को कैपिटल P क्यों नहीं कहा, क्योंकि कैपिटल P इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फास्फोरस। इसलिए केमिस्ट्री लिखना, पढ़ना, बोलना तीनों अलग अलग होते हैं। तो नाभिक पर जो कण पाए जाते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन स्मॉल n से दर्शाते हैं और प्रोटॉन को स्मॉल p से दर्शाते हैं। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अब ये आपको बता दूं कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, जीरो चार्ज रहता है। अब प्रोटॉन जो होता है उस पर प्लस चार्ज रहता है। ये बात क्लियर है। ये दोनों कण पाए जाते हैं नाभिक पर, जो कि परमाणु के बीच का केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र। उस पर ये दोनों कण पाए जाते हैं और नाभिक के चारों ओर गोलाकार कक्षाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कक्षाएं, ऑर्बिटल। अब ये जो कक्षाएं हैं, इनमें जिस प्रकार से अपन तरबूज को काटते हैं, वाटरमेलन थ्योरी है, जिस प्रकार से अपन तरबूज को काटते हैं उसमें बीज फंसे होते हैं, ठीक उसी प्रकार से परमाणु के अंदर जो गोलाकार कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कैपिटल ई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी, ऊर्जा के लिए उत्तरदायी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से दर्शाते हैं। और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होता है। अब अपन ये बात कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, कौन इलेक्ट्रॉन लेता है, कौन इलेक्ट्रॉन देता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कोई भी परमाणु अपने संयोजी कक्षा में, संयोजी कक्षा माने लास्ट वाली ऑर्बिटल, जो नाभिक से सबसे दूर वाली कक्षा होती है उसे हम कहते हैं संयोजी कक्षा, वैलेंसी ऑर्बिटल। और संयोजी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन
कहते हैं। इसका नियम है कि कोई भी परमाणु अपने संयोजी कक्षा में अष्टक पूरा करता है। अष्टक माने 8, माने 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। 8 से ज्यादा होते हैं तो दे देता है और 8 से कम होते हैं तो ले लेता है। अब ये बात क्लियर है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, परमाणु के अष्टक सिद्धांत के नियम से, अष्टक सिद्धांत के नियम से, संयोजकता बंध सिद्धांत जो है उस नियम से ये कहा जा सकता है कि कोई भी परमाणु अपनी संयोजी कक्षा में माने लास्ट वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। 8 से ज्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रॉन दे देता है, 8 से कम होते हैं तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अधिकांशतः जो परमाणु होता है वो अपनी संयोजी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रख देता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, माने परमाणु जो है वो अपनी संयोजी कक्षा में लास्ट वाली कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन रखता है। इसलिए कोई भी परमाणु जो है, किसी भी तत्व का परमाणु उदासीन होता है। उदासीन होता है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो ना वो इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा। इस कारण से परमाणु उदासीन होता है। फिर इलेक्ट्रॉन लेता कौन है, इलेक्ट्रॉन देता कौन है? जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, उन्हें मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्व कहा जाता है। तत्व, एलिमेंट्स। और मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में 118 तत्वों को रखा। 118 तत्वों में हाइड्रोजन पहला है। हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रूबिडियम, स्ट्रांसियम, एट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, है ना, इत्यादि करके 118 तत्वों को मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में रखा। इनमें से कुछ तत्व ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और कुछ तत्व ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। स्पष्ट है जो इलेक्ट्रॉन ले रहे होंगे संभवतः उनके संयोजी कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और 8 से ज्यादा होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो प्लस बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो माइनस बनाते हैं। जो तत्व इलेक्ट्रॉन दान करता है वो प्लस बनाता है, जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो माइनस बनाता है। अब ये बात क्लियर होती है कि धातु क्या है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने के बाद अब अपन को समझ में आ जाएगा कि धातु क्या है। जैसा कि अभी हमने परिभाषित किया था कि व्हाट आर मेटल्स, हैं, धातुएं क्या होती हैं? धातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन दान करती हैं और प्लस बनाती हैं। माने वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं और प्लस बनाते हैं धातुएं कहलाते हैं। अब ऐसे कौन से तत्व हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं और प्लस बनाते हैं? तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने बताया है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर H, कैपिटल H से इसे रिप्रेजेंट करते हैं और हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है। इसका एटॉमिक नंबर है 1। हाइड्रोजन के एटम में, हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और आपको एक ट्रिक बता दूं, 2 8 18 18 32, ये आपको मेरा नंबर याद करना है। इसको याद करने के आधार पर अपन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे। अब ये देखते हैं हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है और शुरुआत में 2 भरे जाते हैं। तो देखते हैं हाइड्रोजन में 1 है तो 1 भर दिया। अब हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन में एक बीच में नाभिक होता है और गोलाकार एक ही कक्षा होती है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा होता है। अब ये देखते हैं कि शुरुआत में भरे जाते हैं 2 और जबकि है 1, तो हाइड्रोजन को अष्टक पूरा अगर करे तो 7 की जरूरत है, या फिर अष्टक पूरा न करे 7 इलेक्ट्रॉन लेना
बहुत टेढ़ी है खीर। कुल मिला के 7 इलेक्ट्रॉन मिल नहीं सकते कहीं से, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, इसलिए 1 प्लस बनाता है। अब कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं, इसका अष्टक 2 से भी पूरा हो सकता है। हमारे पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो अपन ये कह सकते हैं कि इसको कभी-कभी 1 इलेक्ट्रॉन लेना भी मिल भी जाता है, तो ये 1 माइनस भी बनाता है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन लेता भी है, इलेक्ट्रॉन देता भी है। इस कारण से इसे धातु और अधातु दोनों में रखा जाता है। आवारा तत्व कहते हैं इसे। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेता भी है, इलेक्ट्रॉन देता भी है। बाकी और सभी जो तत्व 118 तत्व बताए थे, उनमें से 117 हाइड्रोजन को छोड़कर 117 जो तत्व हैं, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो लेते नहीं है, और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो देते नहीं। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो प्लस बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो माइनस बनाते हैं। ये बात को ध्यान में रखते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम अपना 11 नंबर पे आता है, और इसका संकेत माने सिंबल होता है Na। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो अपन ये देखेंगे कि सोडियम प्लस बनाता है या माइनस बनाता है, अर्थात धातु है या अधातु। तो सबसे पहले 2 भरे जाते हैं, अपन 2 भर देते हैं। उसके बाद 8 भरे जाते हैं, अपन 8 भर देते हैं। उसके बाद 18 भरे जाते हैं, लेकिन अपने पास बचे कितने हैं? 11 थे, 2 इसमें भर दिए, 8 इसमें भर दिए, 10 हो गए। 1 बचा है, लास्ट में भर दिया। तो देखो, सोडियम में 3 कक्षाएं पाई जाती हैं। एक बीच में केंद्रक होता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। कितने भरे होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। और जो लास्ट वाली ऑर्बिटल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा होता है। अब अपन बात कर चुके हैं, ये जान चुके हैं कि संयोजी कक्षा क्या है। संयोजी कक्षा माने नाभिक से सबसे दूर वाली कक्षा को संयोजी कक्षा कहते हैं। और संयोजी कक्षा में कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूरा करता है, 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। अष्टक पूरा करने के लिए 7 की जरूरत है। कितने की जरूरत है? 7 की जरूरत है। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए इस कंडीशन में सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, और दान करता है तो प्लस बनाता है, इसलिए सोडियम 1 प्लस बनाता है। और प्लस बनाता है, इस कारण से इसे धातु कहा जाता है। तो अपन ये जान चुके हैं धातुएं क्या होती हैं। धातुएं की परिभाषा अगर देंगे तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं और प्लस बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम। सोडियम अत्यंत क्रियाशील धातु है। सोडियम जस्ट लाइक पोटेशियम। पोटेशियम भी अत्यंत क्रियाशील धातु है। तो कुल मिला के धातुएं क्या होती हैं ये अपन जान चुके हैं। अब अपन जानते हैं अधातुएं क्या होती हैं। धातुओं से जस्ट विपरीत होते हैं अधातु। अधातु में अपन ये कहेंगे कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और माइनस बनाते हैं, अधातु कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना और माइनस बनाना। तो देखिए, ऑक्सीजन का संकेत होता है O, 8 नंबर पे आता है। तो स्पष्ट है कि ऑक्सीजन के परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अपने विन्यास के आधार पर अपन बांटेंगे। शुरुआत में 2 भरे जाते हैं, 2 भर दिए। लास्ट में 8 भरे जाते हैं, लेकिन अपने पास कितने हैं? 8 थे, 2 भर दिए, अब बचे हैं 6, तो भर दिए। अब ऑक्सीजन का विन्यास अगर देखा जाए तो इस आधार पर अपन ये देखेंगे, ऑक्सीजन के बीच में नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर एक पहली कक्षा होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। तो ये देखते हैं, संयोजी कक्षा जो है वो दूसरी वाली कक्षा है। दूसरी वाली कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि होने चाहिए 8, 2 की कमी है। तो ऑक्सीजन क्या करता है?
अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए ऑक्सीजन 2 माइनस बनाता है। तो अपन ये जान चुके हैं अधातुएं क्या होती हैं। अधातुएं वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और माइनस बनाते हैं, उन्हें अधातुएं कहते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन। अब अपन ये टॉपिक आगे बढ़ाते हैं तो अपन ये कहेंगे कि धातुओं और अधातुओं के उपयोग क्या हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये देखते हैं कि धातुओं के और अधातुओं के क्या उपयोग होते हैं। देखिए धातुओं के उपयोग। धातुएं जो होती हैं, धातुओं को कुल मिला के हथौड़े से पीटा जाए, अगर हथौड़े से अगर धातुओं को पीटा जाए, किससे? हैमर, हथौड़े से पीटा जाए, तो पीटने पर ये धातुएं जो हैं पतली चादर के रूप में प्राप्त होती हैं, पतली चादर के रूप में प्राप्त होती हैं। तो अपन ये कहेंगे कि अगर किसी धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ानी हो तो धातुओं का उपयोग करते हैं। जैसे लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए अपन जिंक की परत चढ़ा देते हैं। जिंक एक ऐसी धातु है जो संक्षारण माने जंग से मतलब लोहे को बचाती है। स्वयं संक्षारित हो जाती है लेकिन लोहे का बचाव करती है, दूसरी धातु का बचाव करती है। इस क्रिया को अपन बलिदानी संरक्षण भी कहते हैं, बलिदानी संरक्षण। या फिर टॉपिक में आ जाए जैसे धातुओं का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, तो अपन ये कहेंगे कि धातुओं का संरक्षण बलिदानी संरक्षण कहलाता है। एक ही जैसे क्वेश्चन हैं, आंसर इनके सेम है। इसमें लिखेंगे धातुओं का संरक्षण करने के लिए, जैसे लोहे की धातु पर, लोहा एक धातु है जिसका संकेत है Fe, आयरन बोलते हैं इसे, Fe संकेत है। इसमें जंग तीव्रता से लगती है, धातुओं में तो जंग लग ही जाती है और लोहे में तीव्रता से जंग लगती है, आसानी से जंग लग जाती है। तो लोहे की धातु को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक धातु की परत चढ़ा देते हैं। इस प्रकार से धातुओं का संरक्षण किया जाता है और इसी को बलिदानी संरक्षण भी कहते हैं। अब अपन ये जानते हैं कि और भी धातुएं होती हैं, जैसे गोल्ड है, सोना है ना, संकेत है इसका Au। इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। आभूषण, आभूषण माने ज्वेलरी, हाँ, अंगूठी, रिंग वगैरह होती हैं, लर होती है ना, मंगलसूत्र होता है, झुमकी होती है, पायल होती है, इत्यादि आभूषण जो बनाए जाते हैं वो सोना के बनाए जाते हैं, गोल्ड से बनाए जाते हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि जो परम शुद्ध सोना होता है, परिशुद्ध सोना, शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट। और ये अत्यंत मुलायम धातु है, मुलायम धातु है जिसका आभूषण बन ही नहीं सकता, अर्थात इसमें मिलावट करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो 22 कैरेट सोने में मिलावट कर देते हैं, माने सोने की मात्रा केवल 22 कैरेट लेते हैं, इसमें 2 कैरेट और भी कुछ अन्य धातुएं मिला देते हैं, सिल्वर वगैरह मिला देते हैं, कॉपर मिला देते हैं। कुल मिला के कहना ये है कि सोने का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। प्लेटिनम अत्यंत महंगी धातु है, इसका भी उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है।
तो कुल मिला के धातुओं के उपयोग तो अपन समझ चुके हैं क्या होते हैं। एक तो धातुओं का संरक्षण माने जंग लगने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, आभूषण बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला अपन ये भी कहेंगे कि ये धातुएं जो हैं वो अच्छी चालक होती हैं, विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, माने विद्युत का प्रवाह अच्छी तरह से करती हैं। तो अपन ये कहेंगे कि धातुओं का उपयोग चालकों के लिए भी किया जाता है। चालक माने विद्युत धारा के लिए, जैसे कॉपर है, एल्यूमीनियम है ना, आयरन है इत्यादि। ये जो धातुएं हैं इनका उपयोग चालक के रूप में भी किया जाता है। ये धातुएं जो हैं बहुत ही अच्छी धातुएं बताई गई हैं जो कि विद्युत का अच्छा चालन करती हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाह अच्छा करती हैं। तो कुल मिला के कहना ये है कि धातुओं के उपयोग निम्नलिखित हैं। संरक्षण से बचाने के लिए, पतली चादर के रूप में, है ना, और आभूषण बनाने के लिए। अगला अपन ये कहेंगे चालक के रूप में धातुओं का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? धातुओं का उपयोग किया जाता है। जैसे अपन और भी उदाहरण के लिए कहें, जैसे सोडियम हमने बताया था, सोडियम जो है अत्यंत क्रियाशील धातु है, लेकिन सोडियम जो है ऐसी धातु है, सोडियम और पोटेशियम ये दोनों ही ऐसी धातुएं हैं, मुलायम तो हैं, चाकू से भी आसानी से काटी जा सकती हैं, लेकिन ये अत्यंत क्रियाशील धातुएं हैं और ये जल के संपर्क में या वायु के संपर्क में जैसे ही आती हैं तो जलने लगती हैं। इसलिए इन दोनों धातुओं को केरोसिन तेल में या मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, जहां पर इसकी वायु के साथ इसका संपर्क ना हो पाए, क्योंकि ये वायु के संपर्क में जैसे ही आती हैं तो जलने लगती हैं, आग पकड़ लेती हैं तुरंत। अब अपन ये टॉपिक छेड़ दिया है तो अपन इसके बारे में थोड़ा और बता देते हैं। अब देखना, धातुएं जब अधातुओं से मिलती हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम ही है, अपन ये देखते हैं जैसे क्लोरीन हम चर्चा करें, क्लोरीन एक अधातु है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और माइनस बनाता है। क्लोरीन का संकेत होता है Cl, इस पे 1 चार्ज होता है, और Cl जो है उसकी प्रकृति होती है जहरीली, जहरीली प्रकृति का होता है, पॉइजनस होता है, अत्यंत जहर होता है और गैस के रूप में पाया जाता है, इसलिए Cl2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Cl2 गैस के रूप में पाया जाता है, इस पे 1 चार्ज होता है, Cl-। अब ये देखते हैं, सोडियम जो है, सोडियम वायु के संपर्क में आने पे जलने लगता है। क्लोरीन जहर है ही और गैस के रूप में पाया जाता है, सूंघने पर ही मार देगा। जिस प्रकार समुद्र का मंथन हुआ था तो क्लोरीन जहर निकला था। तो अब ये देखते हैं, सोडियम और क्लोरीन दोनों आपस में मिल जाएं तो बनेगा क्या? तो देखिए, सोडियम और क्लोरीन जब आपस में मिलते हैं तो बनता है सोडियम क्लोराइड, NaCl, जो फॉर्मूला है नमक का, अर्थात NaCl जो है वो नमक है। सोडियम और क्लोरीन को आपस में जोड़कर नमक बनाया जाता है। अब ये देखिए, न सोडियम अपने खाने योग्य है, क्योंकि इसको खाएंगे अपने अंदर मुंह में जल पाया जाता है, जल के संपर्क में आने पर जला देगा ये। और क्लोरीन जहर है ही, जहरीली प्रकृति का है, मार देगा। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो NaCl बनता है, नमक बनता है। नमक के बिना तो रहा भी नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो लगभग नमक के बिना पूरा जीवन यापन कर सके। 9 दिन तक व्रत रखती हैं स्त्रियां, तो उन्हें भी दुर्लभ हो जाता है कि नमक के बिना कैसे रहा जाए। और बहुत से लोग तो अब खाने भी लगे हैं, व्रत वाला नमक भी लेके आने लगे हैं। कुल मिला के कहना ये है कि नमक के बिना रहना असंभव है, पूर्णतः असंभव है। लेकिन सोडियम को तुम खा नहीं सकते, क्लोरीन को तुम खा नहीं सकते। अब
क्लोरीन और सोडियम जो दोनों आपस में मिले तो दोनों की क्रियाशीलता नष्ट हुई, और नष्ट होने के बाद NaCl बना नमक, जिसके बिना तुम रह भी नहीं सकते। यही साइंस है, इसी को समझना होता है। हाँ? किस प्रकार से कौन से पदार्थ बने। तो देखिए, सोडियम अपना धातु है, धातु का उपयोग नमक बनाने के लिए किया जा रहा है, और क्लोरीन अपना अधातु है। एक उपयोग अपन ने अधातु का भी पढ़ लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं अधातुओं के उपयोग। व्हाट आर द यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। तो अधातुओं के उपयोग के बारे में अपन ये कहेंगे। पहले तो अपन परिभाषित कर चुके हैं कि अधातुएं होती क्या हैं। अधातुएं वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और माइनस बनाते हैं। अब अपन ये चर्चा कर रहे हैं कि इनके उपयोग क्या हैं। तो अधातुओं के उपयोग जो हैं वो निम्नलिखित हैं। अधातुओं के उपयोग निम्नलिखित हैं। देखिए, जैसा कि आपने बताया है कि क्लोरीन जो है वो जहरीली धातु अधातु है। कैसा है? जहरीला। Cl मान क्लोरीन जो है वो जहरीली प्रकृति का होता है। जहरीली प्रकृति का होता है। इस कारण से इसका उपयोग जल में से कीटाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। माने जिस जल में कीटाणु होते हैं, जल में उपस्थित हानिकारक कीटाणुओं को मारने के लिए क्लोरीन उपयोगी है। आयोडीन। आयोडीन का उपयोग दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। विभिन्न प्रकार की दवाइयों जो बनाई जाती हैं वो आयोडीन से बनाई जाती। कार्बन जो है, कार्बन अधातु है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है ना। कार्बन का अंदर अपने शरीर के अंदर भी उपयोग है। कई जैव रासायनिक क्रियाओं में कार्बन उपयोगी है। और कार्बन का अपर रूप होता है हीरा। हीरा का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है, आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। और ग्रेफाइट होता है एक अपर रूप कार्बन का ही, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन प्रवाह करता है, माने विद्युत धारा का चालन करता है। तो इसका उपयोग चालक के रूप में भी करते हैं, चालक के रूप में करते हैं। पेंसिल वगैरह बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। तो कुल मिला के धातुओं के उपयोग हैं। और जैसे ऑक्सीजन है ओ, इसका उपयोग श्वसन में करते हैं। श्वसन माने जो कोशिकीय श्वसन, बाहरी श्वसन, आंतरिक श्वसन जो है। श्वसन क्या है? अपन ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करवाई थी, तब अपन ने टॉपिक में समझाया था श्वसन क्या है। शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जैव प्रक्रम की क्रिया है एक श्वसन। श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण किया जाता है, CO2 को बाहर छोड़ा जाता है। ऑक्सीजन अंदर जाती है, ये ऑक्सीजन जो है अंदर जाती है, जो ब्लड में मिलती है, ब्लड का संचार करती है, जिस प्रकार से जीवन चलता है। तो कुल मिला के अधातुओं के उपयोग भी बहुत हैं। हैं? जल में से उपस्थित हानिकारक कीटाणुओं को मारने में, दवाइयों के निर्माण में, आभूषण बनाने में, चालकों में, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल इत्यादि बनाने में, श्वसन में, इत्यादि प्रकार से अपन ये कह सकते हैं। और अपन और भी देखते हैं, जैसे आर्गन। आर्गन का संकेत Ar। हीलियम है He। अत्यंत हल्की गैसें हैं, जिस कारण से इन्हें गुब्बारे में भर के बेच देते हैं। गुब्बारे में तो आर्गन और हीलियम, He, हीलियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर He। इनका उपयोग गुब्बारों में करते हैं। तो कुल मिला के अधातुओं के उपयोग भी बहुत हैं। क्या है? जल में से उपस्थित हानिकारक कीटाणुओं को मारने में, दवाइयों के निर्माण में, हीरा आभूषण बनाने में, ग्रेफाइट चालक में, पेंसिल में, हैं, ऑक्सीजन श्वसन में, आर्गन हीलियम गुब्बारे में, इत्यादि प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि धातुओं और अधातुओं के उपयोग
पूरे टॉपिक क्लियर अपन ने कर दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक आता है, स्टूडेंट ने पूछ लिया था कि जो हमारे शरीर में एटीपी है उसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा क्यों कहा जाता है। जैसा कि देखते हैं अभी। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। देखिए, व्हाट इज एटीपी? एटीपी, the formula of ATP is adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. Adenosine ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी का पूरा नाम है। अब इसके बारे में अपन ये कहेंगे, इसको कोशिका का ऊर्जा मुद्रा क्यों कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा क्यों कहा जाता है इसको, तो ये अपन जानते हैं एटीपी जो है वो एडेनिन और फॉस्फेट समूह से बने कार्बनिक यौगिक होते हैं। एटीपी जो है वो कैसे बने होते हैं, एडेनिन से बने होते हैं और फॉस्फेट समूह से बने होते हैं। इन्हें मतलब ये कार्बनिक यौगिक है, इनका निर्माण कार्बन से हुआ है, ये बात क्लियर है। क्योंकि वे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन से होता है उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इस प्रकार से एक अधातु कार्बन का उपयोग भी हो गया एटीपी में, है ना। तो कुल मिला के अपन ये कहेंगे कि एटीपी का निर्माण या एटीपी जो है वो एडेनिन और यहाँ पे एक और टॉपिक आता है राइबोज शर्करा, जो डीएनए आरएनए में आरएनए में जो शर्करा पाई जाती है, राइबोज शर्करा। तो ये जो एटीपी है वो एडेनिन और फॉस्फेट समूह तथा राइबोज शर्करा से मिलकर बने हुए कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये हमारे शरीर में क्या करते हैं, कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे मुद्रा माने मुद्रा कुल मिला के कोशिका का मुद्रा हाउस कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है जो मुद्रा है इसका संबंध पैसे से है ना। तो कुल मिला के कोशिका को ऊर्जा प्रदान करते हैं कौन, एटीपी। एटीपी इज द पावर हाउस तो नहीं कहेंगे इसको, मुद्रा हाउस ही कह सकते हैं, क्योंकि ये एडेनिन और फॉस्फेट समूह तथा राइबोज शर्करा से मिलकर बने कार्बनिक यौगिक होते हैं और ये कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमारे शरीर में श्वसन, जैव प्रक्रम इत्यादि सभी क्रियाओं में कोशिकाओं को अपार ऊर्जा प्रदान करते हैं और इसी कारण से एटीपी को हम कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। ये टॉपिक क्लियर होता है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक है, बोर्ड के लिए ठीक ठाक है, इसको क्लियर कर लेना आप लोग। ठीक।